बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात का दिन है। आज हम बात करेंगे अलकादर ट्रस्ट केस जो है इमरान खान साहब के ऊपर नैब ने जो केस बनाया है उससे जुड़े हक़ाइक़ के ऊपर हमने बात करनी है। इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की पूरी एपिसोड का आप लोगों को पता है। तो उनको गिरफ़्तार करने के बाद जिस केस में उनका रिमांड लिया गया नैब की तरफ से वो यही अलकादर ट्रस्ट केस था। इस केस से जो जुड़े हक़ाइक़ हैं उसकी तरफ जाने से पहले ज़रूरी है कि समझ लिया जाए कि ट्रस्ट क्या है, ताकि हमारे नाज़रीन को पता हो कि ट्रस्ट क्या है। ट्रस्ट वैसे तो एतमाद को कहते हैं, लेकिन कानूनी एतबार से ट्रस्ट से मुराद एक खैराती अदारा है, जिसमें जो ट्रस्टी होता है वो बस इसका ऑल इन ऑल होता है और एक से ज़्यादा भी ट्रस्टी हो जाते हैं। और ये जो असासाजात होते हैं ट्रस्ट के तहत ये एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्स से। तो फिर ये है कि ये असासाजात नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल भी होते रहते हैं। ट्रस्टी यानी अपनी आल औलाद को आगे इसको शिफ्ट भी कर सकता है। पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त किस्म के ट्रस्ट काम कर रहे हैं, सेहत में, तालीम में अच्छा काम कर रहे हैं। बाज़ ट्रस्ट ऐसे भी हैं कि जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि बाज़ हॉस्पिटल्स हैं, आपने देखा कि ऊपर ट्रस्ट लिखा होता है जी फ़लाँ ट्रस्ट हॉस्पिटल, लेकिन इलाज बहुत महंगा होता है। तो वो ट्रस्ट बनाकर दरअसल में कारोबार कर रहे होते हैं, चूँकि ये एग्जेम्पशन है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो टैक्सेस होते हैं उसके ऊपर इसको छूट है। बहरहाल अलकादर ट्रस्ट केस को समझने के लिए दो केसेस का जायज़ा लेना ज़रूरी है। ये दो केसेस आगे जाके मिल जाते हैं और इसका नतीजा अलकादर ट्रस्ट केस और अलकादर ट्रस्ट की सूरत में निकलता है। पहला जो केस है जिसका हम जायज़ा लेंगे वो है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी। 2013 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जी, तो उन्होंने मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई और जो कराची का ज़िला मलीर है उसके साथ सुपर हाईवे है, उसके ऊपर 17,617 जो है एकड़ ज़मीन मुख्तस की। अच्छा, ये जितने भी हक़ाइक़ हैं ये मुख्तलिफ़ दस्तावेज़ात हैं। एक हमारे सीनियर हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, डॉक्टर सैयद हारून बुखारी साहब, उन्होंने बड़ी तहकीकाती तहरीर लिखी है, रिपोर्ट लिखी है और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों से ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं जमा किए गए हैं। बाकी प्रूफ जो है केस का और केस में कन्विक्शन, ये सारी चीज़ें तो आगे जाकर जब अदालतों में मामला जाएंगे तो तब होंगी। बहरहाल जो हक़ाइक़ हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपके सामने हमने रख ली हैं। तो ये जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी इसका रकबा था 17,617 एकड़ पर ये नया शहर आबाद किया जा रहा था, ताकि कराची शहर से बोझ जो है ना कम किया जाए। उसके जो प्लाट्स वगैरह थे 15,000 पर फार्म आवाम से वो लिया भी गया। बाद में ये ज़मीन बैरियर टाउन को मलक रियाज साहब को दे दी गई। उन दिनों में याद अगर आपको पड़े तो 2013 में आसफ़ अली ज़रदारी साहब और मलक रियाज साहब की बड़ी मीटिंग्स हुआ करती थी। तो उन मीटिंग्स का नतीजा ये निकला था कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो ज़मीन दी गई थी और पूरी अथॉरिटी कायम की गई थी वो बैरियर टाउन को दे दी गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि बैरियर टाउन की कुछ ज़मीनें थी, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, 12-13 हज़ार एकड़ जो ठट्टा और बलूचिस्तान की तरफ थी, उनके बदले में सुपर हाईवे पर ही इसी से मुतसल 12-13 हज़ार एकड़ और ज़मीन बैरियर टाउन के नाम कर दी गई और ये रकबा बढ़कर 30,000 एकड़ पर पहुँच गया और उस पर बैरियर टाउन बन गया और उसको लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिया। डेवलपमेंट होती रही इन सालों के अंदर 2013 से 2018 तक। फिर जब दो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने ये मामला टेकअप किया तो उन्होंने उस वक्त यानी रिमार्क्स भी दिए थे कि चांदी के बदले सोना ख़रीदा है मलिक रियाज साहब ने, और ये जो ज़मीनों के मिली भगत के साथ इंतकाल हुए थे वो सारी चीज़ें थी, चूँकि वो गैर कानूनी थी, लेकिन चूँकि उस पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी और लोगों ने घर बना लिए थे, लोगों ने प्लॉट्स ख़रीद लिए थे, तो तय ये पाया था कि तस्फिया ये हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये किया था कि मलिक रियाज साहब 460 अरब रुपए, सुप्रीम कोर्ट ने एक अकाउंट बनाया था कि उस अकाउंट के अंदर जमा होंगे और फिर ये पैसे बाद कौमी ख़जाने को मुंतकिल हो जाएंगे। तो ये जो उनको 460 अरब रुपए जुर्माना हुआ था 2 नंबरी का काम करने पर, आज तक मलिक रियाज साहब वो किस्तें जो है ना जमा करवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस केस के अंदर।
ये था जी पहला केस। दूसरा केस है लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग केस। 2019 के अवाइल में मलिक रियाज साहब को बरतानिया ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में शामिल तफ्तीश किया। उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने ये निकाला कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर यानी मनी लॉन्ड्रिंग करके वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो ये जो थी रकम पकड़ी गई मनी लॉन्ड्रिंग की, तो कानून के तहत ये जिस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग करके ये रकम गई हो गैर कानूनी तौर पे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो वो जो रकम होती है उस मुल्क को, उस बंदे को नहीं जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की हो उसको नहीं, बल्कि उस मुल्क को ये वापस की जाती है जिस मुल्क से गैर कानूनी तौर पर ये रकम जो है मुंतकिल होती है उस मुल्क के अंदर जहाँ पे ये मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। तो ये दूसरा केस है। तो अब देखते हैं ये दोनों केस आपस में जुड़ते कैसे हैं। अब इसका जो जुड़ना है इन दोनों केसेस का वो है 22 नवंबर 2019 को लंदन की वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मलिक रियाज से वसूल की गई रकम पाकिस्तान को मुंतकिल करने का ऐलान किया। यानी मलिक रियाज साहब उधर केस हार गए, बल्कि उन्होंने उधर पुली बार्गेन कर ली थी उनके साथ मिलकर। तो अब वो चूंकि अदालत ने पाकिस्तान के हक में फ़ैसला कर दिया और ये रकम पाकिस्तान में मुंतकिल होनी थी, उन दिनों हुकूमती तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। तो 22 नवंबर को जब ये केस अभी चल रहा था और उसका फ़ैसला होना था, तो उससे पहले सितंबर 2019 में 2 से 3 बार शहजाद अकबर साहब जो वज़ीर आज़म इमरान खान के उस वक्त मुआविन ख़ुसूसी थे एहतसाब के ऊपर, तो उन्होंने 2-3 बार मलिक रियाज साहब से लंदन में जाकर उनकी बेटी की शादी के मौका पर भी और भी 1-2 मौके पर उनसे मुलाकातें भी की थी और ये मुलाकातें रिपोर्ट भी हुई थी उस वक्त मीडिया के अंदर। तो शहजाद अकबर साहब ने मशवरा दिया था मलिक रियाज साहब को कि आप समझौता कर लें उनके साथ नेशनल क्राइम एजेंसी से, ताकि आप सज़ा से भी बच जाएं और रकम देकर कुछ जो भी जुर्माने की है आप अपनी जान छुड़वा लें ताकि वहाँ पे आपको सज़ा ना हो। तो बहरहाल 22 नवंबर को लंदन की अदालत ने फैसला कर दिया और वो जो मनी लॉन्ड्रिंग की रकम थी वो पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया। अब रकम की जब मुंतकली होगी पाकिस्तान में, तो 3 दिसंबर 2019 को जो उस वक्त की वफाकी काबीना थी इमरान खान साहब की सरबराही में, उसका इजलास हुआ, उसमें सारे वज़रा शरीक थे। तो शहजाद अकबर साहब ने जो काबीना का एजेंडा होता है उसका आइटम नंबर 2 के तहत एक सील बंद लिफाफा पेश करके काबीना से उससे बगैर खोले मंजूर करने को कहा। इस हवाले से जो अखबारी रिपोर्ट्स शाये हुई वो मनुआन मैं पढ़ भी देता हूँ कि इस्लामाबाद में जारी काबीना के इस इजलास के दौरान मामूल से कुछ हटकर हुआ। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को एजेंडा से हटकर एक मामला पेश करने की इजाज़त दी गई। उनके पास एक बंद लिफाफा था। उन्होंने बताया कि इस लिफाफे में एक गैर एलानिया मुआहदा मौजूद है। ये मुआहदा करोड़ों पाउंड के तस्फिये के बारे में था जो बरतानवी अदारे नेशनल क्राइम एजेंसी ने हाल ही में मुल्क रियाज के साथ किया था। अजलास में मौजूद एक जरिए के मुताबिक इंसानी हकूक़ की वज़ीर शीरी मज़ारी ने एतराज़ भी किया जी कि हमें जिस मामले का पता नहीं, हम उसकी मंजूरी कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने जब एतराज़ की करते हुए एतराज़ उठाया कि जब हमें ये मालूम ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा है तो आखिर हम किस बात की मंजूरी दे रहे हैं। हमें बताया गया था कि अगर इसे खोला गया तो इसके कौमी सलामती पर असरात मुरतब होंगे और बरतानवी हुकूमत भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। बहरहाल आंखें बंद करके इस मुआहदे की मंजूरी दे दी गई थी और बाद काबीना के सेक्रेटरी को यह कहा गया था कि इस रिकॉर्ड को कौमी राज और हसास मामला डिक्लेयर करके सील कर दिया जाए और इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। इस मुआहदे के तहत जो 60 अरब 190 मिलियन पाउंड जो तकरीबन 60 अरब रुपये पाकिस्तान के कौमी ख़जाना में मुंतकिल होना था, चूँकि उस अदालत ने ये रकम पाकिस्तान को दी थी, वो रकम सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जमा करवा दी गई जिसमें मलिक रियाज साहब को जो जुर्माना 460 अरब रुपये सुप्रीम कोर्ट ने किया था और वो किस्त वाइज उसमें जमा करवाते थे, वो रकम उस अकाउंट में जमा करवा दी। यानी वो रकम मलिक रियाज साहब को दे दी गई कि आप इस रकम से, वो रकम जो पाकिस्तान की थी वो रकम मलिक रियाज साहब को दे दी गई
और मलक रियाज साहब ने वो रकम एज आ जुर्माना वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट के अंदर शो करवा दी। ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा नहीं होनी चाहिए थी, ये गवर्नमेंट का जो कौमी ख़जाना है स्टेट बैंक में उसके अंदर ये जमा होनी चाहिए थी। तो मलक रियाज साहब ने इस रकम को कर्जा उतारने के लिए फिर इस्तेमाल किया। तो ये वो कौमी राज था जी, जिसकी बड़ी राजदारी से काबीना से मंजूरी ली गई थी और मलक रियाज साहब की रकम काबीना के ज़रिए वो जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी मलक रियाज साहब को ही वापस कर दी और वो मलक रियाज साहब के ही काम आई और कर्जा उतारने के उनके काम आ गई। अब आते हैं इस सारी चीज़ के बाद आप समझ गए होंगे जो बुनियाद मैं बनाना चाह रहा था। अब आ जाए अलकादर ट्रस्ट का क्याम और अलकादर यूनिवर्सिटी जो वहाँ पर बनी। पाकिस्तान का एक अदारा है चैरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसके तहत तमाम खैराती अदारे रजिस्टर होते हैं। तो 3 दिसंबर को जो इजलास होता है काबीना का, ठीक है जी, जिसमें ये मंजूरी ली गई थी, उसके 3 हफ्ते के बाद 26 दिसंबर को ये जो इजलास हुआ जिसमें ये रकम मलक रियाज साहब को दी गई और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दी गई। 26 दिसंबर को चैरिटी कमीशन के जो सब रजिस्ट्रार होता है उनके ऑफिस में अलकादर ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड जमा करवाई गई। यानी काबीना इजलास के महज 3 हफ्तों के बाद अलकादर ट्रस्ट की डीड जमा करवा दी गई और इब्तदाई तौर पर उसमें 4 ट्रस्टी थे। इमरान खान साहब, उनकी अहलिया बुशरा बेगम, जो वकील हैं बाबर अवान साहब और जुल्फी बुखारी साहब। फिर उसके बाद अप्रैल 2020 में रजिस्ट्रार ऑफिस को जो ट्रस्ट के चेयरमैन थे इमरान खान साहब, उनकी तरफ से एक लेटर आया कि जुल्फी बुखारी साहब को और जो है इनको ड्रॉप कर दिया जाए, बाबर अवान साहब को, और उनकी जगह फिर फराज शहजादी साहब को भी इस ट्रस्ट का जो है ना वो ट्रस्टी बना दिया गया और एक और शख्स हैं आरफ साहब, उनको भी इसका जो है ना जी ट्रस्टी बना दिया गया इस ट्रस्ट का। बाबर अवान और जुल्फी बुखारी को इससे हटा दिया गया बतौर ट्रस्टी। कुछ अर्सा के बाद फिर बैरिया टाउन की तरफ से सुहावा ज़िला जेलम में तकरीबन 458 कनाल 458 कनाल ज़मीन जो है वो अलकादर ट्रस्ट के नाम कर दी गई, ठीक है जी, मुंतकल हो गई। और इसके मुंतकली में शुरू में जो रोल प्ले किया वो जुल्फी बुखारी ने रोल प्ले किया। अच्छा, अब ये जो ज़मीन शो की गई वो ज़मीन 93 करोड़ रुपए की शेयर शो की गई थी डॉक्यूमेंट्स में, हालांकि उसकी जो मार्केट वैल्यू थी इस 458 कनाल ज़मीन की वो तकरीबन 9 अरब रुपए बनती है। फिर अलकादर ट्रस्ट अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए बैरिया टाउन डोनर बन गया, यानी उन्होंने बतौर डोनर ये रकम दी। अब जो असल केस है उसके ऊपर आते हैं, तो वो बतौर डोनर उन्होंने ये ज़मीन दे दी। तो फिर अलकादर यूनिवर्सिटी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर अलकादर ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम जो है वो रजिस्टर्ड कर लिया गया उस वक्त। फिर इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म जाके अपनी यूनिवर्सिटी का उस वक्त इफ्तिताह किया था और फिर उसके लिए बड़ी डोनेशंस भी आई। जारी बात है वज़ीर आज़म थे तो यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग थी वो बहुत जल्द जो है वो वहाँ पर बन गई। इस वक्त उस यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर की फ़ीस जो है ना जी वो 1,02,000 रुपये है और एडमिशन फ़ीस तकरीबन 20,000 रुपये है। और ये यूनिवर्सिटी तसव्वुफ़ और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर एक महंगी तरीन यूनिवर्सिटी जो है तसव्वुफ़ के नाम पर कायम की गई है। इसके बाद बनी गाला में इमरान खान साहब की रहाइश के करीब एक और ज़मीन का टुकड़ा ट्रस्ट के नाम मुंतकिल किया गया और फिर बैरिया टाउन ही की तरफ से वो आपने सुना होगा जो फराग होगी साहब को 240 कनाल ज़मीन भी दी गई, वो ट्रस्ट के नाम नहीं लेकिन वो बैरिया टाउन की तरफ से ही फराग होगी साहब को दी गई है। और जो अभी गवर्नमेंट है या नैब है वो ये दावा कर रहे हैं कि वो भी यानी फ्री में ही ये ज़मीन दी गई थी, चूँकि फराग होगी साहबा जो हैं वो बुशरा बेगम की सहेली और बड़ी करीबी उनकी समझी जाती हैं और जो ही ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो वो उसके बाद मुल्क में भी वापस नहीं आई। तो अब ये समझ लें कि ये 60 अरब की रकम मलिक रियाज साहब को दी तो उसके बदले तकरीबन 10 अरब रुपए की ज़मीन अलकादर ट्रस्ट के नाम बैरिया टाउन ने की है। अब नैब का मुकदमा क्या है? नैब का मुकदमा ये है जी कि अलकादर ट्रस्ट को मुंतकिल होने वाली ज़मीन दरअसल मलिक रियाज की तरफ से
रिश्वत के तौर पर इमरान खान साहब को दी गई, क्योंकि उन्होंने काबीना के अंदर लिफाफे बंद पे उस पर सबसे सिग्नेचर करवा के तो 60 अरब रुपया जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था वो 60 अरब रुपया मलक रियाज को उन्होंने दे दिया था। तो ये जनाब जो है पूरा नैब का जो है वो केस है कि इसके अंदर उन्होंने बतौर रिश्वत ये ज़मीन जो 9-10 अरब रुपये की बनती है ये उसको दी गई है। यानी नैब ने ये साबित करना है जी कि मलक रियाज को काबीना में राजदाराना तरीके से माली फ़ायदा पहुँचाना, कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाना और कादर ट्रस्ट को बैरियर टाउन की तरफ से ज़मीन की मुंतकली सिर्फ और सिर्फ एक रिश्वत है। ये टोटल अलकादर ट्रस्ट का केस है जिसको नैब ने आगे जाके साबित करना है। फिर ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी आता है, और याद रखें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हरगिज़ इजाज़त नहीं होती ऑफिशियल जो सीटों पर लोग बैठे होते हैं उनको, क्योंकि इसी वजह से दुनिया में बेशुमार लोग अपने ओहदों से हटाए गए हैं कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का वो शिकार हुए थे कि आप किसी ऑफिशियल पोस्ट पर बैठे हैं और उस पोस्ट का फ़ायदा उठाते हुए आप ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदे उठाएं, इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये मुकदमा जो है नैब का ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। अब इसके अंदर नैब इसको रिश्वत साबित कर पाता है नहीं कर पाता, अदालतें क्या फैसला करती हैं ये आगे होगा, लेकिन इसमें कुछ सवालात ज़रूर हैं कि इमरान खान साहब, अब ये ना गैर जज्बाती होकर सोचने वाली बात है। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से भी टाइटल मिला था, साकिब अंसार साहब ने दिया कि ये सादक और अमीन है, और उनकी पूरी जिद्दोजहद भी जो सियासी जिद्दोजहद है जो नवाज शरीफ जरदारी के ख़िलाफ़ उन्होंने की वो यही थी कि ये चोर डाकू हैं और मैं साफ़ सुथरा इंसान हूँ, तो मैंने कोई करप्शन वगैरह या इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं की, और वो सादक अमीन उनको डिक्लेयर भी किया था। तो अब कुछ सवालात हैं, बाकी फ़ैसला अदालत ने करना है, नैब इस मुकदमे को कर पाती है नहीं कर पाती, ये चीज़ें आगे फ्यूचर में पता करेंगे। हम अभी यहाँ पर बैठ के चीज़ें नहीं कर सकते। ये मैंने पीछे पूरी बात की, उसके बाद जो आगे चीज़ है ना जी, कुछ क्वेश्चंस हैं इस पूरे मामले में। वो ये है जी, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इमरान खान साहब को मलक रियाज से इतनी हमदर्दी करने की ज़रूरत क्या थी कि मलक रियाज जैसे प्रॉपर्टी टाइकोन को आखिर इतना रिलीफ क्यों दिया गया? क्या बाकी करप्ट लोगों की तरह इसका जवाब भी कौमी मफाद ही होगा? दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बनता है जी वो ये कि काबीना की आंखों में धूल झोंक कर, यानी उन्हें बताया ही नहीं गया कि ये मामला क्या है और एक कौमी राज क्या है कि जी उसको मंजूर करवा लिया गया। ज़बरदस्ती राजदाराना अंदाज में हसास मामला करार देकर इस फैसले को सील बंद क्यों करवाया गया था, इसका जवाब देना ज़रूरी है। कौमी ख़जाने को 60 अरब का नुकसान पहुंचा, उसका जिम्मेदार कौन है? काबीना से खुफिया मंजूरी के 3 हफ्ता बाद ही अलकादर ट्रस्ट डीड क्यों रजिस्टर करवाई गई, उससे पहले क्यों नहीं रजिस्टर हुआ था? फिर मलक रियाज साहब से ही अलकादर ट्रस्ट के लिए ज़मीन क्यों 3 हफ्ते के बाद 4 हफ्ते के बाद ली गई? सवाल बनता है। ट्रस्टी के तौर पर सिर्फ इमरान खान और उनकी बेगम ही क्यों और फ़रग होगी साहबा क्यों रह गई हैं, बाकी लोगों को क्यों निकाल दिया? और फिर ये कि खैराती यूनिवर्सिटी की इतनी ज़्यादा फ़ीस क्यों है और उस फीस का फ़ायदा किन को हो रहा है? ये जो चीज़ें हैं कुछ, ठीक है जी, ये सवालात हैं और ये सवालात हर कोई उठा रहा है और इनका जवाब इमरान खान साहब को देना है और देना भी चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त मुल्क के अंदर करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लग गया है कि उन्होंने फ़ायदा देकर एक प्रॉपर्टी टाइकून को उन्होंने जनाब जो है ना जी एक ट्रस्ट कायम किया और उसके अंदर सारी ज़मीन 9-10 अरब रुपए की वो बैरियर टाउन ने फ्री में दे दी एज अ डोनर। तो ये एक मामला ऐसा है जिसके ऊपर ये पूरा केस कायम है। अब ये केस जाएगा अदालत में, अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं इसका तो जनाब वक्त साबित करेगा। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये सोचने के लिए हैं कि ऐसा इमरान खान साहब जो करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, हर बंदा, क्योंकि अब ये भी हम देखने को हमें मिलता है जी तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से कि ये शायद कोई पहला बंदा है जिसको यूनिवर्सिटी बनाने पर जो है ना जी नैब ने जो उन पर मुकदमा बना दिया। तो जनाब अली वो यूनिवर्सिटी तो बनाई है, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाई कैसी है, वो ज़मीन किसने दी है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे हुआ, और ये जो 2 केसेस का मैंने हवाला दिया ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इन सारी चीज़ों को जोड़कर हमें देखना है। और फिर ये कि मलक रियाज साहब
के साथ रस्म रखना, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि मलक रियाज साहब वो बंदे हैं जिन्होंने कहा था कि जी मैं फ़ाइलों के नीचे पहिए लगा देता हूँ, मेरी फ़ाइल कोई रोक नहीं सकता। और मलक रियाज साहब ने जज, जनरल, सियासतदान से लेकर सरमायादार तक किसी को भी करप्ट किए बगैर नहीं छोड़ा। तो बहरहाल अब ये मामला आगे होगा, और इसीलिए मुझे याद पड़ता है 2013 में जब डॉक्टर तारुल काजी साहब ने धरना दिया था 5 दिन का पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, तो मलक रियाज साहब चौधरी बिलाल राम के साथ आए थे मिलने। तो डॉक्टर साहब नहीं मिले थे इसलिए कि भाई मलक रियाज की शोहरत ही कुछ और तरह की है, तो उनसे मिलने का मतलब ये है कि भाई सौदा कर लिया आपने किसी चीज़ का। तो बहरहाल ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात इमरान खान साहब ने देने हैं, और ये केस नैब ने अदालत में पेश करना है और अदालत ने फिर साबित करना है। ये थे जी अल-कादर ट्रस्ट से जुड़े कुछ हक़ाइक़। अब इन हक़ाइक़ की रोशनी में आपने ये फ़ैसला करना है कि इमरान खान साहब गुनाहगार हैं या नहीं। शुक्रिया।